नमस्कार बच्चों, आओ पढ़ें यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर हम सभी हाजिर हैं और पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि हमने पढ़ा था, इससे पहले कुछ जाना था, इससे पहले इसकी एक दो क्लासें हो चुकी थी। आज हम उसी के आगे चलेंगे। उसके आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को फिर से जान लेना होगा, फिर से समझ लेना होगा। वो है क्या कि संधि होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जाना था संधि दो वर्णों का मेल है, लेकिन वो वर्ण कैसे हैं, वो किन्हीं दो शब्दों के। अब उनमें से चाहे प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, धातु हो या दोनों शब्द हो, उन दोनों में से जो पहला होगा उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा होगा उसका पहला वर्ण, ये दो वर्ण मिलते हैं और इसके पश्चात जो विकार होता है वो संधि कहलाता है। ये इतना तो हम समझ चुके हैं। अब ये जो पहले का अंतिम वाला है और दूसरे का पहले वाला है, ये क्या कहलाता है? तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो आपका परवर्ण कहलाता है और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वो पूर्ववर्ण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा संधि कभी भी पहचान करेंगे हम तो पूर्ववर्ण और परवर्ण को देख करके ही हम संधि की पहचान कर सकते हैं, अन्यथा हम संधि की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने जाना था कि परवर्ण और पूर्ववर्ण में मुख्यतः हमने संधि तीन प्रकार से जानी थी: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहां पर परवर्ण और पूर्ववर्ण दोनों स्वर होते थे या स्वर होते हैं वहां पर स्वर संधि, जहां पर दोनों व्यंजन हो या दोनों में से कोई एक व्यंजन हो दूसरा स्वर हो वहां पर व्यंजन संधि, तथा जहां पर परवर्ण विसर्ग हो और पूर्ववर्ण उसके पश्चात चाहे फिर स्वर हो अथवा व्यंजन हो वहां पर हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। इतना हमें पता था। इससे पहले हमने जाना था कि जो स्वर संधि है इसके मुख्य पांच भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, उसके पश्चात यण और अयादि, तथा इनके अतिरिक्त भी तीन और हैं, जैसे पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति रूप संधि। इनको तो इस प्रकार से हम कुल 8 स्वर संधियों के भेद जानते हैं और उनमें से पहला भेद हम जान चुके थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने दीर्घ स्वर संधि जो पढ़ लिया है उसको भी यहाँ पर लिखा हुआ है और उसकी आवश्यकता क्यों है? उसकी आवश्यकता ये इसलिए है क्योंकि हम जो संधि जानते हैं, जो पढ़ते हैं, इसके साथ साथ इसके सूत्र का भी विश्लेषण करते हैं। और सूत्र क्या होता है, सूत्र का तात्पर्य, सूत्र का मतलब क्या होता है? तो सूत्र का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक बातों को कम से कम में उसे समझाया जा सके, बदलाया जा सके। तो यदि आप अधिक से अधिक बातें की जाएंगी और उनमें कम से कम शब्दों में बताना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो बातें पहले कह दी गई होती हैं उनको फिर से नहीं कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो संधियां हम पढ़ रहे हैं ये स्वर संधि के भेद हैं, तो हर बार अब सूत्र में ये नहीं बतलाया जाएगा कि परवर्ण और पूर्ववर्ण ये दोनों स्वर होंगे। पहले एक बार बता दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी स्वर संधि के भेद होंगे उन सब में परवर्ण और पूर्ववर्ण स्वर ही होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या कहा गया था? दीर्घ संधि में कहा गया था अका सवर्णे दीर्घा। अका क्या है? अक क्या है? तो अक एक प्रत्याहार है। अक एक प्रत्याहार है और जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आ, ई, उ, री और री। ये इतने वर्ण आते हैं। तो जब ये इतने वर्ण आ रहे हैं तो क्या कहा इसने? कहा कि दीर्घ संधि में अक प्रत्याहार के पश्चात अक ही आए, परवर्ण और पूर्ववर्ण में दोनों अक ही आए। तो क्या होगा? मतलब इधर भी आ होगा, इधर आ, ई, उ, री तथा री यही आएगा और इसके पश्चात पूर्ववर्ण में क्या होगा? जी हाँ, पूर्ववर्ण में भी अक ही होगा। तो जैसा कि हमें पता है अक कितने हैं? अक 5 हैं, है ना? 5 हैं अक। अब इनमें कह रहा है कि परवर्ण और पूर्ववर्ण में दोनों अक होना चाहिए। तो देखिए, आ तो अक है ही, उ भी अक है, तो आ के बाद यदि उ होगा तो क्या दीर्घ संधि हो जाएगी? तो ये अक ही है ना, तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि इसने कह दिया था अग के साथ साथ सवर्ण भी होना चाहिए। अग के साथ साथ सवर्ण भी होता है, मैचिंग, है कि नहीं? जैसे हम पैंट पहनते हैं तो बेल्ट होना चाहिए, उसकी मैचिंग होनी चाहिए, है कि नहीं? हम शादी में जा रहे हैं, अंदर से टी शर्ट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, तो ब्लेजर यदि पहनना है मैचिंग की होनी चाहिए, शूज मैचिंग के होने चाहिए, है कि नहीं? हम अक्सर मैचिंग मिलाते हैं, तो ये भी मैचिंग मिला रहा है, कह रहा है अग तो हो लेकिन इसकी मैचिंग हो, सवर्ण हो, किसके साथ क्या होना चाहिए वो भी हो। तो इसके बाद इसकी मैचिंग किससे होगी? उसे होगी क्या? जी नहीं होगी। इस ऊ को ऊ आ और ऊ ये दोनों अग तो हैं लेकिन मैचिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। और ये कब होगा? जब आगे पश्चात आ ही आएगा। अब ये यहाँ पर दीर्घ संधि हुई, ऊ के बाद ऊ, ई के बाद ई, री के पश्चात री, री के पश्चात री। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, और वो चीज क्या है कि चाहे अब इधर ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ये इतना काम चला लेगा। इधर ह्रस्व होगा इधर दीर्घ होगा तब भी चल जाएगा, इधर ह्रस्व होगा इधर दीर्घ होगा तब भी चल जाएगा। दोनों ह्रस्व होंगे या दोनों दीर्घ होंगे फिर तो चल ही जाएंगे। तो इनके साथ ये है, और ली का कोई होता नहीं दीर्घ, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। ये अपने फैमिली का, अपने भाई भाई में चला लेते हैं, दूसरे का नहीं चलाते, दूसरे का बिल्कुल नहीं चलाते। तो ये क्या थी? ये तो हमारी थी दीर्घ संधि। अब हम आते हैं, आज आगे बढ़ते हैं, जो जिसके लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? गुण संधि के लिए। तो गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि का सूत्र क्या है? तो गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। क्या है? आद गुणः। तो आद गुणः का मतलब क्या है? जब विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आत। क्या हो जाएगा? आत। और आत का तात्पर्य क्या है? आत का मतलब ये है चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो लेकिन हो क्या? आ होना चाहिए। तो ये कहाँ की बात कर दी? इसने पहले कहा, और पहले क्या होता है? पहले परवर्ण होता है, तो इसने परवर्ण की बात कर डाली, परवर्ण की बात कर डाली कि परवर्ण यहाँ पर आत हो अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, ये हमारा सूत्र कह रहा है। लेकिन पूर्ववर्ण को क्या कह रहा है? तो पूर्ववर्ण तो कुछ कह ही नहीं रहा, कह दिया गुण संधि होगी, है ना, वहां पर गुण होगा। लेकिन परवर्ण के बाद पूर्ववर्ण हो के बिना क्या संधि हो सकती है? जी नहीं। परवर्ण के बाद पूर्ववर्ण होना ही चाहिए, संधि तभी होगी, नहीं नहीं होगी, है ना। अगर हमने पैंट पहन रखा है तो हमें शर्ट भी पहनना होगा, है कि नहीं? ऐसे थोड़े ना हो सकता है। जब तक दोनों नहीं पहनेंगे तब तक कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। तो इनको दोनों होना ही चाहिए, लेकिन दोनों का बता नहीं रहा है। और जब बता नहीं रहा तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर हमने जैसा कहा सूत्र में क्या कहा गया था, जो चीज अभी नहीं बताई गई, जो ऊपर कही गई होती है वहां से उसको हम समझ लेते हैं, वहां से हम उसको ले लेते हैं। तो ऊपर क्या कहा गया था? ऊपर परवर्ण और पूर्ववर्ण में दोनों में क्या बताया गया था? अक प्रत्याहार बताया गया था। क्या बताया गया था? अक प्रत्याहार। तो अब इधर तो हमने ले लिया, इधर जो हमने लेना था वो तो ले लिया, इधर सिर्फ आत रहेगा, लेकिन उधर क्या हो गया? उधर अक प्रत्याहार हो जाएगा। और अक प्रत्याहार में कौन कौन आता है? जी हाँ, आ, ई, उ, री और री, यही आते हैं। आ, ई, उ, री, री, यही 5 आते हैं। तो अब बताइए क्या ये हो गई गुण संधि? अभी भी इसमें कुछ रह गया है, कुछ लोचा भी दिख रहा है। लोचा क्या दिख रहा है? इसमें ये चीज दिख रहा है कि एक चीज जो यहाँ नहीं कही गई थी उसको हमने जब यहाँ से ले लिया, तो यदि कोई चीज यहाँ कह दी गई है तो उसको यहाँ छोड़ा भी तो जाएगा भाई। अगर कोई चीज यहाँ नहीं है उसको वहां से ले लिया, और कोई चीज वहां थी उसकी वहां आवश्यकता है तो उसको काहे ले आओगे भाई? अगर हमने आपसे कुछ मांगा कि भाई अगर आपके पास ये इतना एक्स्ट्रा है तो दे दो, आपने कहा ले लो। हम जब आपके गए और हमने देखा कि एक चीज आपके काम की है, आप उससे डेली कोई काम करते हैं, फिर भी हम उसको उठा लाएं,
तो क्या ये अच्छी बात है? एक तो आप हमारी मदद भी कर रहे हो और दूसरा हम आपका काम बिगाड़ भी रहे हैं। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता भाई। अब मानवता कहाँ रह गई? अगर ऐसा करोगे तो फिर आप भी वैसा कर सकते थे ना। आपके पास भले चीज रखी थी लेकिन कह देते नहीं, हमने हमारे पास है ही नहीं। अक्सर होता है कि नहीं? तो जो चीज यहाँ नहीं कही गई वो जब हम यहाँ से ले लिए हैं तो जो यहाँ पर कही गई है उसको छोड़ भी देंगे। और उसको यहाँ पर क्या कहा गया था? यहाँ पर आ के बाद आ कहा गया था, आ के पश्चात आ कहा गया था कि जब इसकी मैचिंग होगी तो वहां दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आ और आ है और यहाँ पर भी अग का आ है, तो ये तो मैचिंग हो गया। और जब ये मैचिंग हो गया तो फिर ये तो दीर्घ संधि वाला हो गया। और जब दीर्घ संधि हो गया तो फिर गुण कैसे होगा? नहीं होगा ना, फिर समस्या हो जाएगी। भाई एक ही चीज को दो जगह कैसे लागू करेंगे? तो इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अग का तो है लेकिन ये चूंकि ये इसने पहले यूज कर लिया था, उसके काम का था, तो हम वहां पर उसे छोड़ देंगे। तो ये आ छूट जाएगा। और जब आ छूट जाएगा तो अब क्या हुआ? जब आ छूट गया तो अब कौन कौन से बचे? ई अग प्रत्याहार के ई उ री री। और ये क्या हुए? देखो इनको ये तो पता था कि ठीक है तुम इनको ले जाओ, लेकिन ये चीज ये भी था ना कि ये सारे इनके काम के थे। अब हमारे काम के हैं फिर हम क्यों दे देंगे? तो हम इसलिए दे दिए कि हम जानते हैं कि ये हमारे काम के नहीं है। जब हमारे काम के होंगे तब हमें मिल जाएंगे। जो हम इनके काम का था इसने नहीं दिया, और जो नहीं काम के थे, काम के थे लेकिन कैसे थे? जब सवर्णी हो रहे थे, जब इधर ई था और इधर ई था तब दीर्घ हो रही थी। लेकिन इनको तो पता है ना कि इनके पास सिर्फ अ है, रस्व दीर्घ आ है, उसके बाद ई उ ले भी जाएंगे तो मैचिंग वाला नहीं कर पाएंगे। मैचिंग बनेगी कि ही नहीं, क्योंकि इनके पास इधर ये वाला है ही नहीं। तो इधर क्या बचा? ई उ री बचा और ये अनमैचिंग हो गया ना अनमैचिंग। तो अब वही चीज है ना? कौन सी चीज है कि भाई ये तो मैचिंग चला रहे थे, अब अभी तो आप कहोगे कि सर जी अभी तो आप मैचिंग बता रहे थे, अब यहाँ मैचिंग कैसे हो गया? भाई देखो, अगर कोई चीज हमारी है तो हम उसको चाहे मैचिंग करें चाहे अनमैचिंग करें, है कि नहीं? वो सब जायज है। लेकिन अगर कहीं से मांग के ला रहे हैं, हमने आपसे साइकिल मांगी है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है सही सलामत आपके पास पहुंचाने की, है कि नहीं? तो अब जब इसने मैचिंग कर दिया तो चल इसने इसको जो दे दिया वो दे दिया, जो नहीं दे गया फिर उसको कैसे करेंगे? वो हिसाब से करेंगे ना। अब जो हमारे पास था वो तो हमारा चलेगा, अब जो हमारे पास अब इनके पास है तो ये मैचिंग करें चाहे अनमैचिंग करें, तो ये मैचिंग से चल रहे हैं। लेकिन जब इसका मंगनी से काम चल रहा है, ऊपर से मांग के काम चल रहा है, तो ये कैसे मैचिंग कर सकेगा? अगर इसका खुद का होता तो कर लेता। तो अब इसको अनमैचिंग है, ठीक है ना? जैसे गांव में कहावत है, किसी की दाल गिर गई थी तो कह रहा था मुझे सूखा ही अच्छा लगता है, नमक से ही अच्छा लगता है। भाई काहे नहीं अच्छा लगेगा? जब आपके पास है ही नहीं, जब मैचिंग का सिस्टम ही नहीं है तो आपको यही अच्छा लगेगा। तो क्या हो गया? आज के पश्चात अनमैचिंग मतलब असवर्णी हो गया। तो अब ये देखिए परिभाषा क्या कह रही है? जहां पर परवर्ण मतलब ये परवर्ण क्या था? दीर्घ संधि में अग था, लेकिन गुण में क्या कह दिया? आत कह दिया। क्या कह दिया? आत मतलब रस्व या दीर्घ आ। तो जहां पर परवर्ण रस्व या दीर्घ आ के पश्चात पूर्वर्ण क्या हो? अक हो। लेकिन कैसा अक हो? असवर्णी, असमान, है कि नहीं? तो असमान कैसे? सिर्फ आ को काट दो, ये असमान हो जाएंगे, क्योंकि इधर वाले कोई इधर पुनरावृत्ति होनी नहीं है, इन्हें आना नहीं है, सिर्फ यही आएंगे। तो इसके साथ इसको मत भेजो, बाकी सभी चाहे जिसको भेजो, है ना? तो सब असवर्णी हो गए, असमान हो गए। तो क्या हुआ? जब रस्व या दीर्घ आगे पश्चात पूर्ववर्ण में असमान अग प्रत्याहार आए मतलब ई उ री आए, तो वहां पर गुण संधि होती है। और जब गुण संधि हो गई ये तो पहचान है, लेकिन जब संधि करेंगे तो क्या होगा? तो वहां जब संधि हो रही थी तो यहाँ पर दीर्घ हो जाता था। परवर्ण और पूर्ववर्ण अब चाहे इधर रस हो चाहे दीर्घ हो, दोनों मिलकर के दीर्घ ही होते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आ और ई के पश्चात यदि आ के पश्चात ई आ गई तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा।
तो इसके लिए हमने वर्णों की क्लास में बताया था, क्या बताया था कि जब हमने वर्ण पढ़ा था, जो ए है वो बना ही कैसे है, कैसे बना है? ए बना है आ और ई के मिलने से। तो जब आ और ई पास पास आएगा, उसमें टच करोगे तो उसकी प्रक्रिया तो हो ही जाएगी। कौन सी? ए बनने वाली। तो आ और ई को जब लाया जा रहा था तो वो ए बन ही जाएगा। ये तो हमने पहले ही जान लिया था, समझ लिया था ना। तो इस प्रकार से आ और ई के पश्चात, आ के पश्चात ई आने पर, मतलब इसके पश्चात ये आने पर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। और इसी के पश्चात यदि हुआ है तो, हुआ है तो हुआ है तो वो हो जाएगा, है कि नहीं। और यदि ऋषि आए तो, ऋषि आए तो कहते हैं अर हो जाएगा, रि आए तो ला हो जाएगा। अच्छा ये क्यों हो जाएगा? ये किस लिए हो जाएंगे? इनका भी तो कुछ रीजन होगा, तो इनको और आगे से भी समझेंगे। जब हमने वर्ण पढ़ा था, तो जब व्यंजन पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन मतलब कौन कौन से? मतलब वो अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा और ला, ये अंतस्थ व्यंजन थे। ये अर्ध स्वर भी हैं। क्या है? अर्ध स्वर। मतलब कभी भी इनको पता मौका मिलता है, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं। और जब इनको मौका मिलेगा तो ये इक में बदलते हैं। किन में बदलते हैं? इक में, मतलब ई उ री और ली में, ई उ और री में बदलते हैं, क्योंकि इनके व्यंजन के साथ भले हैं लेकिन मितता इनकी स्वर में। स्वर में कौन? इक वाले जो हैं उनसे है। तो जब इनको मौका मिलता है तो ये किसमें बदल जाते हैं? या, वार, आला, ई उ रीले में मिल जाते हैं। तो वहीं से ऋषि, देखो अब इधर आ जाओ, उधर जब उधर वाले यावर आला अगर मौका मिला तो ई उ रीलरी के पास भाग जाएंगे। तो जब ई उ रीलरी को मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो भी तो उन्हीं के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो इस प्रकार से इक के ही तो है ना ये री और री, री और री एक प्रत्याहार वाले में से है। तो एक प्रत्याहार वाले में जो री है, जब इसको मौका मिलेगा तो ये रा के पास चला गया, है ना। तो इसीलिए ये एक दूसरे में अदला बदली करते रहते हैं, ये एक दूसरे में अदला बदली करते रहते हैं। तो री ला बदल जाता है और री रा में बदल जाता है। हम देखिए इनका गुण संधि नाम क्यों है? गुण संधि नाम क्यों है? इसका गुण संधि के नामकरण के पीछे भी एक रीजन है, एक कारण है। और उसका कारण क्या है कि वर्णों के पढ़ते समय हमने और जाना था गुण संज्ञक वर्ण और वृद्धि संज्ञक वर्ण। गुण संज्ञक वर्ण क्या है? रस, आ, ई और उ। कौन कौन? जो रस, आ, ई और सॉरी आ, ए और ओ, ये तो आपके हैं गुण संज्ञक वर्ण। क्या है? ये आपके गुण संज्ञक वर्ण है। और जो दीर्घ आ, ए और औ है, ये आपके वृद्धि संज्ञक वर्ण है ना, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसीलिए जहां पर संधियों में आ, ए, ओ होती है संधि के पश्चात, वहां पर उसका नाम गुण संज्ञक वर्ण है, तो इनके नाम पर गुण संज्ञक वर्ण हो जाता है। और जहां पर आपको ये मिलेंगे वहां पर वृद्धि संज्ञक वर्ण है, वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? ए, ओ मिल रहा है। यहाँ पर ह्रस्व आ भी है और ये गुण संज्ञक वर्ण है, और इसलिए इन्हीं के नाम पर इनका गुण संधि नाम भी हुआ। समझ गए? तो चलिए इतना हमने जान लिया था। अब थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हमें क्या करना होगा? उदाहरण के लिए हमें ये, अच्छा एक और समझ लीजिए, अक्सर ट्रिक की बात होती है, तो ट्रिक का ये जानिए इनकी क्या पहचान है। जहां पर भी आपको ए दिखे और क्या दिखे? ओ दिखे, ए दिखे और ओ दिखे, वहां पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है। जी हाँ, यहाँ पर गुण संधि है, क्योंकि ये क्या है?
जो स्वर है, वर्ण है, ये दो रूप में हमें मिलते हैं। कौन कौन से? एक इनका वास्तविक रूप होता है और दूसरा मात्रिक रूप होता है, और ये इनके मात्रिक रूप हैं। दोनों का काम यही है। जब ये व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रिक रूप में आते हैं, अन्यथा वास्तविक रूप में होते हैं। और वास्तविक रूप में आप लोगों ने देख लिया ये है, तो आप इनकी ट्रिक भी समझ सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, ट्रिक हमेशा 100% काम नहीं आती, आपको कहीं ना कहीं फंसा देती है। इसलिए आपको ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। इसका जो लॉन्ग मेथड है, इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। वो ट्रिक जब थोड़ा टाइम बचता है, हमारे पास समय नहीं होता, तब ये होता है कि चलो पूरा जाने से अच्छा आधा ही सही, है ना। तो 60-70% काम करती है, 100% ट्रिक का भी काम नहीं करती। इसलिए आपको पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अब इसके पश्चात हम इनको देख लेते हैं। जैसे आपका देवेंद्र है, क्या है? देवेंद्र शब्द है। जो देवेंद्र शब्द है, इसमें आप क्या देखते हैं कि गुण संधि कैसे है? तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा था ना एक ही मात्रा, लेकिन ये दो जगह, दो जगह पर, दो स्थानों पर एक ही मात्रा है। फिर हम कैसे पहचान करेंगे? तो इसके लिए इसको तोड़ा जाएगा, सार्थक शब्द निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर तोड़ने से होता नहीं, यहाँ पर होने से होगा। यहाँ पर ए है, क्या है? ए है। तो यदि ए निकलेगा यहाँ से, तो इधर क्या कितना बचेगा? इधर बचेगा देव, ऐसा देव बचेगा, और इधर इंद्र, ये बच रहा। अब ए टूटने के 4 कंडीशन है। ए जो है 4 कंडीशन में टूटेगा। किसमें? यदि या तो दोनों तरफ ह्रस्व आ और ई होंगे, या दोनों तरफ दीर्घ आ और ई होंगे, या एक तरफ ह्रस्व आ तो दूसरी तरफ दीर्घ ई होगी, या पहली तरफ दीर्घ आ होगा तो दूसरी तरफ ह्रस्व ई होगी। और इस प्रकार से यदि 4 कंडीशन में देखेंगे, तो पहली कंडीशन में इसका क्या बनता है? पहली कंडीशन, जब दोनों तरफ ह्रस्व ह्रस्व ही हुए, जब दोनों तरफ ह्रस्व हुए तो ये देव हुआ और इधर इंद्र हुआ। दूसरी कंडीशन में क्या थी? दोनों तरफ जब दीर्घ दीर्घ है तो इधर देवा हो गया, और देवा के पश्चात उधर इंद्र हो गया। क्या हो गया? इंद्र। इसके पश्चात जो तीसरी कंडीशन है, पहली तरफ ह्रस्व और दूसरी तरफ दीर्घ, तो हो जाएगा देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। और चौथी कंडीशन में क्या हो जाएगा? देवा प्लस इंद्र, देवा प्लस इंद्र। ये 4 ए टूट करके 4 भागों में बटा है। अब बताइए इसमें से वास्तव में सच में क्या है कि नहीं? तो अब इसमें सच में वास्तव में क्या है? तो इसके लिए हम सार्थक शब्द ढूंढेंगे। तो जो देवा है और इंद्र है, या देव इंद्र है ना, ये सार्थक नहीं है। देव ईश्वर को है, लेकिन इंद्र सही नहीं होता, ह्रस्व ई होती है देवा। और क्या बचा? देवा और इंद्र। यहाँ पर भी ये गलत ही है, रॉन्ग ही है। यहाँ पर भी ये रॉन्ग ही है, क्योंकि देवा तो चलो एक बात चल भी सकता है, लेकिन इंद्र नहीं होता, इंद्र सार्थक शब्द नहीं है। अब यहाँ पर हमारे बचते हैं देव, इंद्र और देवा तथा इंद्र। तो देखिए, जो देवा और इंद्र है, देवा अलग जगह पर अकेले आने पर ये सही हो सकता है, सार्थक शब्द हो सकता है। लेकिन जब एक जगह देवा और इंद्र है और एक जगह देव और इंद्र है, तो इसका मतलब निकालेंगे तो जो शुद्ध अर्थ निकलता है वो देव और इंद्र ही निकलता है। मतलब देव ईश्वर, प्रभु, इंद्र देवेंद्र, है ना। और वो देवा उनके संदर्भ में सही नहीं है, कहीं और पर इंद्र के अतिरिक्त यदि कहीं और पर देवा लगा होता तो हम उसे सार्थक समझ सकते थे। लेकिन इसके साथ, इंद्र के साथ देव शब्द ज्यादा सटीक बैठ रहा है, ज्यादा उचित बैठ रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही बनेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही बनेगा। इसी प्रकार रमेश जो है, रमेश जो है, इसको यदि हम देखते हैं तो क्या होता है? जो रमेश शब्द है, इसमें से अगर अलग किया जाएगा तो क्या बनेगा? रम, रम इधर आ जाएगा ए, और इसके पश्चात क्या हो रहा है भाई?
शा, है ना। अब ये जब दोनों तरफ टूटेगा तो किस किस में टूटेगा, या तो ह्रस्व आ ह्रस्व ई में, या दीर्घ आ दीर्घ ई में, या ऐसे और या ऐसे। जब ऐसे बन रहे हैं तो इसमें भी वही सेम कंडीशन हो रही है। कौन कौन सी, पहली कंडीशन है रम धन इश, दूसरी है रमा धन ईश, तीसरी कंडीशन है रम धन ईश, और चौथी कंडीशन है रमा धन इश। तो जैसा कि आपको पता है रम और इश दोनों गलत हैं, और यहाँ पर रमा और इश भी दोनों गलत हैं। यहाँ पर रम इश और रमा इश, इसमें से दोनों से देखने हैं तो रम तो वैसे ही गलत शब्द है ना। राम होता है, रम थोड़े ना होता है। रम होती है लेकिन वो गलत संदर्भ में है, संस्कृत में वो नहीं होती है कि नहीं। तो ये भी गलत हो रहा है, रम कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ईश तो निकल रहा है। यहाँ पर जो रमा है ये शब्द निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सही है और ये तीनों गलत हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम सुरेश को देखते हैं तो एक तरफ हो जाता है सुर और इश, है ना, ह्रस्व ईश, और फिर हो जाएगा सुरा और ईश, फिर इसके पश्चात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुर और ईश, फिर सुरा और इश। अब देखिए सुरा भी सार्थक शब्द बन जाता है, मदिरा को कहा जा सकता है, लेकिन उसके कोई देव नहीं है, ईश नहीं है, और यदि होंगे भी तो सभ्य नागरिक के आधार पर हम उसको छोड़ देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस प्रकार से हम सुर मतलब देवताओं के ईश, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। सुरा के मदिरा के कोई देवता की क्या बात करी जाए, है ना, वो तो खैर अन्यत्र चला गया। इसी प्रकार तथेद का भी है, तथा और इति, तथा मतलब इस प्रकार से है ना, और इति मतलब वो भी होता है, तो ये बनता है तथेद, है ना। और इसी प्रकार हितोपकार में भी है, ओ भी बटेगा। ओ कैसे बटेगा, अच्छा एक इसको भी देख सकते हैं, एक इसको देख सकते हैं कैसे, हितोपकार। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ शब्द आया है, यहाँ पर ओ आया है, और इधर क्या बचा है, इधर हित है और इधर पकार है। अब जब ये चार कंडीशन में बटेगा तो कौन कौन सी होगी, इधर हित होगा, पहला हित और दूसरा उपकार, फिर दूसरा क्या है, हिता और उपकार, इसके बाद क्या होगा, हित उपकार, और इधर हिता उपकार। अब आपको देखना है कि हित तो सही है, उपकार सही है, हिता और उपकार दोनों गलत हैं। अभी जब दोनों गलत हैं तो चाहे इसके साथ जाएंगे उस शब्द युग्म को भी गलत कर देंगे, और हित और उपकार ये सही हैं, इसीलिए ये इनका सही होगा। इसी प्रकार गंगा और ऊर्मी का है, गंगा और ऊर्मी, ये गंग या उर्मी हो सकता है, गंग और उर्मी दोनों गलत है ना। गंगा होता है, गंग कहीं संक्षेप में कह दिया गया है, लेकिन वो वास्तव में नहीं होता, और ये उर्म मतलब लहरों को होता है, लहरें बड़ी लहरों की बातें होती हैं ना, जो लहरें उठती हैं, तो गंगा और उर्मी, इसलिए ये सही है। इसी प्रकार समुद्र उर्मी, समुद्र होता है, समुद्रा नहीं होता है ना, तो ये गलत हो जाता है, तो इसलिए ये समुद्र उर्मी सही है। धारा और धारोर्मी, धारा की उर्मी, जो बड़ी धाराएं उठती हैं उनमें जो लहरें उठेंगी, है ना। इसी प्रकार हाँ देवर्ष, इसे आप देख सकते हैं, ये समझने लायक है। ये कैसे समझने लायक है, देखिए यहाँ पर देवर्षि है ना, देवर्षि। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको अलग करना है, तो कैसे करेंगे, इधर बचेगा
देव, ये आधा हो गया तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आ निकला। और आगे बाद रा, ये ऊपर जो रा है ना, आधा है इसीलिए ऊपर है, पूरा होता तो नीचे होता है कि नहीं। और ये आप कहोगे इसके जो मूर्धन्य शाह है इसके ऊपर है, इसके बाद होना चाहिए। तो इसको उच्चारण में देखते हैं। उच्चारण में कैसे देखते हैं, जब हम देवर्षि बोलते हैं तो पहले रा का उच्चारण करते हैं या पहले मूर्धन्य शा का उच्चारण करते हैं। तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, हम किसका उच्चारण कर रहे हैं, पहले हम पहले रा का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसलिए रा ही लिखा जाएगा। तो आगे पश्चात रा आया और रा आधा ही है, नहीं ऊपर ना होता तो ये हलंत हो गया। और इसके पश्चात क्या बचा, इसके पश्चात हमारा मूर्धन्य शा है जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है। अब ये अर्ब आ गया हमें ना, और अर की पहचान क्या बता रहा है, गुण संधि। और जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो अर वही बदल जाएगा। और देखिए हम जैसा कि जानते हैं कि जो दीर्घ संधि थी या जो गुण संधि है या वृद्धि संधि में भी है क्या, यहाँ पर जो दोनों स्थानीय वर्ण क्या है, ये यहाँ पर जो ह्रस्व आ और इधर पर ह्रस्व सॉरी ये यहाँ पर है ह्रस्व आ और दीर्घ ई, यहाँ पर जो हमें दिख रहे हैं ये स्थानीय वर्ण है। और इन संधियों में ये दोनों स्थानीय को विदा करके तीसरा आदेशित लाते हैं। लेकिन यण और आदि संधि में हम जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, वहां पर एक स्थानीय वर्ण आदेशित होता है जो परवर्ण है। परवर्ण हटता है, आदेशित आता है, पूर्ववर्ण वही वहां का वहां रहता है, वो सिर्फ शर्त पूरी करने के लिए होता है। आगे उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्थानीय वर्ण हैं अर, ये बदल जाएंगे। और ये अर जब बदलेगा किसमें, जब इधर से आया था तो अर बना था, तो इधर जाएगा तो जो पहले था है ना, तो पहले क्या था, रस आया दीर्घ आगे पश्चात ऋषि होगा। तो ये किसमें बदलेगा, इसमें ये रस आ या रस री में बदलेगा, अथवा दीर्घ आ और दीर्घ री में बदलेगा, है ना। अब ये दो जो जब जोड़ेंगे तो इधर हो जाता है देवा, क्या हो जाता है, देवा या सॉरी देव, इसके पश्चात देवा होगा, यहाँ पर देवा हो जाएगा। और उधर क्या होगा, उधर हमारा ऋषि आया था तो ये हो जाएगा ह्रस्व ऋषि या दीर्घ ऋषि, ये आया है ना। तो अब आपको देखना है कि देव और ऋषि ये सही है कि देवा और ऋष ये सही है। तो हम क्या पाते हैं कि जो हमारा देव और ऋषि है ये शब्द सही, इसलिए इस विकल्प को हम सही मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो ममल लकारा है, आप देखते हैं हमने बताया था जो हमारे त्रिमूर्ति हैं कौन कौन, पाणिनि पतंजलि और कात्यायन, इन लोगों ने संस्कृत व्याकरण की रचना में बहुत योगदान दिया था। और इनमें से कात्यायन ने, हाँ कात्यायन ही संभवतः थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो री और री है ये सवर्णी है, उन्होंने सवर्णी भी कह दिया था, है ना। तो आगे चलेगा विस्तार से, अगर आएगा तो वहां पर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया था, ये ममल लकारा कैसे आया, यहाँ पर री आया था, तवल लकारा, ममल लकारा, यही 2-4 एग्जाम्पल हैं जो हमें अक्सर मिलते हैं। तो यहाँ पर री में बदल गया था, है ना, ये ममल लकारा री है, ठीक है। और इधर ये जो री आई है ये ला में बदल गया था, अल में बदल गया था, और इसके साथ ये जुड़ा था। देख सकते हैं, देखें कैसे, कहाँ पर स्थान नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये जैसे ममल लकारा है तो इधर वही आया, क्या आया, इधर मम है और इधर इससे आ निकलेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आ है और इधर ला है और इधर कारा है। तो अब क्या हुआ, यही अल आ गया।
अब हल आएगा तो वही इधर बदलेगा, है ना। तो जब ये बदलेगा तो पहली पोजीशन कौन सी आएगी, पहली मम और लृकार। देखिए इधर तो दीर्घ होगा ही नहीं, तो दो ही बनेगा, तो इधर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा ममा, ममा धन लृकार। तो अब देखिए आप मम लृकार होगा कि ममा लृकार होगा, तो हम देखते हैं मम सार्थक शब्द है तो मम लृकार हो जाता है, तवल लृकारा, तव और धन लृकार, है ना, तो वहां पर ये हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज ये इतने एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और गुण संधि का यहाँ से हम समापन करते हैं। आशा है आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ध्यान दिया जा रहा होगा। ये जो संधि है इससे पहले हम कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने शुरू किया था, आरंभ किया था, लेकिन ये सिर्फ 9 में नहीं है, कहीं पर भी आप ये आपके काम आ सकते हैं, तो इसलिए आज हमने यहाँ पर कक्षा 9 मेंशन नहीं किया है। बाकी 9 में 10 में कहीं पर भी आप पढ़ते हैं संधि में ये आपके काम आ जाएगी। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, हमारी मेहनत आप यदि आपको पसंद आ गया, आपको समझ में आ गया, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। और यदि ऐसा हो रहा है तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।